हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का वीकली रिवीजन। और ये रिवीजन रहने वाला है 3 अगस्त से 9 अगस्त तक की द हिंदू महत्वपूर्ण खबरों का। तो ये बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ते समझते हैं कि इस पूरे हफ्ते हम लोगों ने कौन कौन सी खबरों को पढ़ा है, जाना है, समझा है। हालांकि मैं हर बार यही बताता हूँ आप लोग को कि ये रिविजन क्लास उन सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी जो लोग पूरे हफ्ते द हिंदू की क्लास को जानते समझते हैं और रेगुलरली क्लास अटेंड करते हुए पढ़ते हैं। अब उन सभी के लिए खास रहेगी। हालांकि ये रिवीजन क्लास उन सभी को मदद इस मामले में करेगी कि वो लोग अगर खुद से रिवीजन नहीं कर पाते तो उन्हें एक रिवीजन क्लास मिल जाएगी जिससे उनको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं हमारे इस पहला आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल का कहना है वाइस प्रेसिडेंशियल पोल टू बी हेल्ड ऑन September 9 काउंटिंग सेम डे। तो रिलेवेंस है इसका GS पेपर 2 में। तो देखिए दरअसल हमारे को ये न्यूज मिली थी जिसमें इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाया जाएगा और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो आएगा 9 सितंबर को। तो जरूरी है कि हम चीजों को समझें कि भाई किस तरह से इलेक्शन हो रहा है और क्या है शेड्यूल। तो देखिए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल बताया था कि देखिए इलेक्शन के लिए जो शेड्यूल है वो शेड्यूल है 17वें वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का। तो 17th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने जाने वाले हैं। इलेक्शन का जो शेड्यूल बताया गया था उसमें इन्होंने बताया था कि 7 अगस्त से नॉमिनेशन शुरू करवा देंगे, यानी कि नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी हो जाएगी और ऐसा हो भी चुका है क्योंकि आज डेट है 10 अगस्त। तो इसीलिए ये समझिए कि 7 अगस्त से नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब नॉमिनेशन चलेंगे 21 अगस्त तक, जिसके बाद 22 अगस्त को इन सभी नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की जाएगी और 25 अगस्त तक का समय दिया जाएगा कि जो लोग नॉमिनेशन वापस लेना चाहते हैं वो वापस ले सकते हैं। इसके बाद 9 सितंबर का इंतजार रहेगा और 9 सितंबर को वोटिंग होगी और इसके बाद सेम डे ही रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो वोटिंग का जो टाइम है वो है 7 से शाम 5, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का। तो 10 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन है हमारे देश के अगले वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रोसेस रहने वाला है फिलहाल कुछ इस प्रकार से और चीजें जो है अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। हालांकि किस प्रकार से होगा 17वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव, तो उसके लिए प्रक्रिया ध्यान रखिएगा कि दरअसल ये पूरी के पूरा चुनाव का मामला हमारे संविधान के अनुच्छेद 66 में दर्ज है। संविधान का अनुच्छेद 66 बताता है कि किस प्रकार से होगा चुनाव वाइस प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में शामिल होता है एक निर्वाचक मंडल। अब इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के सभी सदस्य, चाहे आप राज्यसभा से हैं या लोकसभा से, या फिर आप निर्वाचित हैं या फिर आप मनोनीत, दोनों को ही इसमें शामिल किया जाता है। इसके साथ ही मतदान की प्रणाली क्या रहती है, तो देखिए ये चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा और साथ साथ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत इस चुनाव को संपन्न किया जाता है। मतदान गुप्त मतदान पद्धति के माध्यम से किया जाता है। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। हालांकि कौन शामिल हो सकता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो देखिए हर वो व्यक्ति शामिल हो सकता है जो भारत का एक नागरिक है, जो 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य है और देश में किसी भी लाभ के पद पर नहीं है। लेकिन इन सभी योग्यताओं के अलावा कुछ खास योग्यताएं भी पूरी करनी होती है, जिन योग्यताओं में शामिल होता है 20 प्रस्तावक और 20 अनुसमर्थकों का साथ और साथ ही 15,000 रुपए की राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में देनी पड़ती है। तो ये जरूरी चीजें याद रखिएगा। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े हुए हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक महत्वपूर्ण प्रावधान भी हैं, वो सभी अनुच्छेद भी याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं थोड़ा सा ट्रंप का टैरिफ वॉर, क्योंकि ट्रंप का टैरिफ वॉर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है जिसको हम लोगों ने रेगुलरली ही डिस्कस किया। तो देखिए ये पूरा हफ्ता क्यों खास था, ये पूरा हफ्ता इस मामले में खास था कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अनाउंस किया था कि भारत पे 25% टैरिफ लगेगा, साथ में पेनल्टी भी लगेगी क्योंकि भारत लगातार रशिया के साथ ट्रेड को मेंटेन कर रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को ये उम्मीद थी कि रशिया के साथ ट्रेड अब भारत नहीं करेगा और चीजों में कमी लेके आएगा, बट भारत ने कुछ कमी नहीं की, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि भाई एक एडिशनल टैरिफ और लगा रहे हैं हम भारत के ऊपर और ये टैरिफ भी 25% का रहेगा। तो जो 25% पहले लगाए गए थे ये लागू हो चुके हैं भारत पे 7 अगस्त से, और जो एडिशनल 25% लगाए गए हैं इसमें कहा गया है कि 21 दिनों के बाद ये लागू हो जाएंगे और 21 दिन के समय का मतलब ये है कि 27 अगस्त से इनके लागू होने की पूरी स्थिति बनी हुई है। तो फिलहाल ये पूरा का पूरा काम फिलहाल किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने केवल टैरिफ भारत पे ही नहीं लगाया बल्कि दुनिया के कई तमाम देशों पर टैरिफ लगाया था, जिसमें हमें पता चलता है कि सिंगापुर पे 10% है, रशिया पे 10% है, यूरोपियन यूनियन पे 15%, इंडोनेशिया पे 19%, वियतनाम पे 20%, मैक्सिको पे 25%, इंडिया पे 25%, साउथ अफ्रीका पे 30%, चाइना पे भी 30%, कनाडा पे 35%, स्विट्जरलैंड पे 39% और ब्राजील पे सबसे ज्यादा 50%। तो ये सारे वो टैरिफ हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं अलग अलग देशों पे। हालांकि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 70 से ज्यादा देशों के ऊपर ये टैरिफ अनाउंस किए हैं। सबके साथ जो मुख्य रीजन है वो व्यापारिक बाधाओं का ही है और वहीं हम ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि भारत के साथ व्यापारिक बाधाएं अधिक है और भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों की गिनती में सबसे ऊपर आता है। तो ये काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया था।
हालांकि इसके अलावा बात समझें कि भाई दक्षिण एशिया वाली परिस्थिति में क्या रहा है, तो बांग्लादेश पे रहा है 20% का टैरिफ, श्रीलंका पे भी 20, थाईलैंड पे 19, पाकिस्तान पे 19, भूटान पे 10 और नेपाल पे 10। यानी कि हमें यह पता चलता है कि भाई एशिया और साउथ एशिया इन दोनों ही एस्पेक्ट्स के मामले में, इन दोनों ही रीजन्स के मामले में भारत पे लगाए गए टैरिफ ज़्यादा है, क्योंकि भारत पे 25% लगाए गए हैं, जो इन सभी से अधिक है। तो यानी कि भारत की अगर क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा समझी जाए व्यापार में, वह काफ़ी पीछे हो चुकी है और इन सभी के टैरिफ पहले से ही कम है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने के द्वारा पहले 25% लगाए गए थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बढ़ाकर 50% कर दिया, जिसकी वजह से विवाद अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ये समझिए कि भाई भारत ने अब लगातार बातों का जवाब देना भी शुरू कर दिया, और भारत का जवाब देने का तरीका ये है कि भारत ने ये कहा कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया व्यापारिक बाधाओं की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है कि भारत रशिया के साथ व्यापार करते हैं। तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के मामले में भारत ने जो जवाब दिया वो ये जवाब दिया है कि देखिए अगर आपका मामला व्यापार का है तो देखिए व्यापार में तो आप भी पीछे नहीं है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और साथ साथ अमेरिका, ये दोनों ही रशिया के साथ व्यापार में एक बड़े साझेदार बने हुए हैं। अगर हम समझें कि रशिया से अमेरिका क्या व्यापार करता है, तो रशिया से अमेरिका मंगवाता है अपने लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। क्यों मंगवाता है? क्योंकि ये इसकी परमाणु आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी है, इसीलिए इसका ये लगातार व्यापार करता ही है, और चाहे मुद्दा कोई भी हो उस मामले में इसके व्यापार को बंद नहीं किया जाता। वहीं अमेरिका के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लगातार अमेरिका पैलेडियम का भी आयात करता रहता है, और इसके अलावा उर्वरक और रसायनों के अलावा भी कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जिनका लगातार आयात किया जाता है अमेरिका में रशिया से। तो भारत ने यही कहा कि भाई जब अमेरिका खुद रशिया से व्यापार कर रहा है, वस्तुओं को आयात कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो अमेरिका को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अगर मुख्य मुद्दा यही है पेनल्टी का, तो पहले अमेरिका खुद पर ही पेनल्टी लगा लेनी चाहिए, क्या बुराई है। यूरोपियन यूनियन के साथ के मामले में बताया गया कि यूरोपियन यूनियन भी कम नहीं है, क्योंकि 2024 में यूरोपियन यूनियन ने वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 बिलियन यूरो का किया था रशिया के साथ में, और वहीं सेवाओं का व्यापार 2023 में 17.2 बिलियन यूरो का किया गया था। अब हम देखते हैं कि रशिया और यूरोप दोनों का व्यापार अच्छा बना हुआ। तरलीकृत प्राकृतिक गैस को यूरोप में आयात होता है रशिया से, 2024 में हुआ है 16.5 मिलियन टन, और 2022 में ये था 15.21 मिलियन टन। दरअसल 2022 की तुलना में बढ़ा हुआ आयात देखने को मिला है यूरोपियन यूनियन में। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ऊर्जा के अलावा उर्वरक, खनन, रसायन, लोहा, इस्पात और मशीनरी और परिवहन उपकरण, इन सभी का भी लगातार आयात करता आ रहा है। तो जब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों ही आयात करते हैं बड़ी मात्रा में, तो ऐसी स्थिति में ऐसा क्यों है कि केवल भारत को ही टैरिफ का सामना करना पड़ेगा या पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा? यहाँ पर चीजों को एक अलग रूप से भी देखा जाना चाहिए, वरना सीधा भारत का यही कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीति डबल स्टैंडर्ड है और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। चीजें क्लियर हैं सभी लोग को? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पूरे आर्टिकल से, जो हमें समझनी जाननी है खास बातें। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एडिशनल 25% टैरिफ्स को अनाउंस कर दिया गया था। तो जिसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि भाई वो चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एडिशनल टैरिफ लगाए हैं, रशिया के साथ व्यापार करने के मामले में लगाए हैं, जिससे कि भारत को एक बड़ा नुकसान फिलहाल यहाँ पर होने की उम्मीद है। इसके साथ साथ एक देखने वाली बात यह है कि ये उम्मीद भी की जा रही थी कि भारत का अब इस पर क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि लगातार ये स्थिति कि डोनाल्ड ट्रंप तो अपना रुख बताए जा रहे थे कि भारत अब क्या करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। हालांकि देखने वाली बात यहाँ पर यह भी निकल के आई है कि डोनाल्ड ट्रंप हर एक मामले में रीजन बता रहे हैं इजराइल, रशिया और यूक्रेन वॉर का। अब रशिया और यूक्रेन वॉर का आधार बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ और बाकी और रिस्ट्रिक्शन जो भी बोल सकते हैं, जो भी बातें कर सकते हैं, वो बातें कर रहे हैं। देखने वाली बात ये भी आ रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप खुद इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। एक समय ऐसा था जब डोनाल्ड ट्रंप केवल इस वॉर को शांत करवाना चाहते थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ज़ेलेंस्की को भी फटकार लगा दी थी और कहा था कि आप डायरेक्टली बातचीत नहीं करेंगे, जो भी होगा वो सब कुछ हम लोग करेंगे, साथ में बैठ करके डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके सभी चीज़ों को सॉल्व कराया जाएगा। अब अल्टीमेटली लास्ट में ये बातें निकल के आ रही है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के वॉर में बचने के लिए भारत के पास में अब 3 ही ऑप्शन है, जो भी 3 चीज़ें भारत अब कर सकता है। एक स्थिति भारत के पास में ये है कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही बना रहे, यानी कि भारत यथास्थिति में ही बना रहे और यथास्थिति को परिवर्तित करने का कार्य ना करे। जो जैसा चलने दो, ट्रंप टैरिफ लगा रहा है लगाने दो, और आप रशिया के साथ व्यापार करना चाहते हैं रशिया से व्यापार करते रहिए, रशिया के साथ व्यापार की अपनी स्थिति को ना बदलिए, जिससे कि भारत का जो अच्छा संबंध रशिया से वो भी बरकरार रहेगा, बाकी जो होना होगा वो होता रहेगा। दूसरी खास बात यहाँ पर यह बताई गई है कि भारत अपने लिए वैकल्पिक साझेदार खोज सकता है, जहां से भारत को वस्तुओं का आयात हो जाए, रशिया के साथ व्यापार को गिरा सकता है और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक सकता है। लेकिन भारत ने मना कर दिया। भारत का सीधा कहना है कि भारत के जो भी कार्य हैं वो 140 करोड़ देशवासियों की वजह से है, इसी वजह से इस नीति को हम नहीं बदल सकते, और जो भारत के हित में रहेगा वो हमारी ही प्रायोरिटी होगी। तो एक ट्रंप के सामने झुकने वाली नीति जो है वो भारत ने अस्वीकार कर दी है। और इसके अलावा तीसरी बात यह है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप का विरोध भी कर सकता है, तो जिससे हम लोग ये देखते हैं कि कई चीजें खतरे में पड़ेगी और भारत जवाबी कार्रवाई दे सकता है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि भारत अभी इस पर विचार कर रहा है, क्योंकि सभी चीजें स्पष्ट तौर पर नहीं आई है और भारत ने ट्रंप के ऊपर या अमेरिका पे कोई भी टैरिफ लगाने की बात अभी नहीं की है। भारत अभी इन सभी चीजों में सेफ ही चल रहा है।
बट ये 3 ऑप्शन भारत के सामने अवेलेबल है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को टारगेट करने के लिए, जो चर्चा में रही थी। मैंने आपको पूरे वीक में डिस्कस करके सारी चीज़ें बताई थी। भारत अपने लिए कुछ ऐसे सेक्टर भी खो सकता है जो भारत के लिए सेफ रहेंगे, जिसमें कि अफ्रीका भी शामिल है, साउथ अमेरिका भी शामिल है, अरबियन कंट्रीज भी शामिल है, वेस्ट एशिया भी शामिल है और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया भी शामिल है। ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जो भारत के लिए खास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ये ट्रंप और टैरिफ की बातों को कर लेने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं अपनी लोकसभा की तरफ, क्योंकि दरअसल संसद में चल रहा है लगातार हमारा मानसून सेशन और 21 जुलाई को शुरू हुआ मानसून सेशन 21 अगस्त तक जाएगा। हालांकि अभी तक कोई बहुत ज़्यादा खास काम हुआ नहीं है, क्योंकि लगातार ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकवादी हमले की ही बातचीत चल रही थी। बट इसी बीच कुछ खास चीज़ें जो निकल के आई, उसमें पहला था स्पोर्ट्स बिल, जिसपे चर्चा की गई लोकसभा के अंदर और कहा गया कि भाई इसको पास हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब दरअसल जो नेशनल स्पोर्ट्स बिल है इसमें क्या क्या खास है एक बार थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है इस नेशनल स्पोर्ट्स बिल की, राष्ट्रीय खेल प्रशासन निकायों का बनाया जाना। तो देखिए पहले ही कह दिया गया है कि भाई राष्ट्रीय खेल प्रशासन निकाय बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जाएंगे? क्योंकि दरअसल खास बात यह है कि दरअसल हमारे देश 2036 के ओलंपिक्स आयोजित करना चाहता है और ये हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास प्रतिबद्धता भी दिख रही है कि भाई 2036 के ओलंपिक भारत में ही हो और जो आज तक नहीं हुआ है वो खास काम भारत करके दिखाए। अब इस खास काम को करने के लिए जरूरी है कि भारत को एक ऐसा वातावरण दिया जाए जो खेलों के अनुकूल हो और यहाँ भारत पूरी तरह से खुद को सिद्ध कर सके कि वो ओलंपिक कराने के योग्य है। अब इसी वजह से हम पता चलता है कि भाई भारत में कहा गया है कि भाई राष्ट्रीय खेल प्रशासनिक निकायों को बनाया जाए, जिसमें राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति शामिल है। ओलंपिक और पैरालंपिक समिति के अलावा हर एक खेल के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल महासंघ बनाए जाने के लिए भी व्यवस्था इसमें की गई है, जिनसे ये अपेक्षा की जाती है कि ये अपनी समितियां बनाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय चार्टर्स के अकॉर्डिंग आचार संहिता बनाएंगे और सभी खेलों और खिलाड़ियों के लिए उसको लागू भी करेंगे। साथ ही इनका अपना शिकायत निवारण तंत्र भी होगा जो छोटे मोटे विवादों को समाधान करने का कार्य करेगा। इसके अलावा इनका यह कहना है कि जो खेल निकाय हैं इनकी एक खास प्रशासनिक संरचना होगी, जिसमें एक सामान्य सभा के साथ साथ 15 सदस्य शामिल होंगे इसकी कार्यकारिणी समिति में। और जो 15 सदस्य कार्यकारिणी समिति में शामिल होंगे उसमें 2 उत्कृष्ट खिलाड़ियों का होना जरूरी है और 4 महिलाओं का होना जरूरी है, ये भी इन्होंने बता दिया। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल बोर्ड बनाए जाने की बात भी की गई है और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि ये निकायों को मान्यता देने और निकायों को पंजीकरण को रद्द करने दोनों के लिए जिम्मेदार है। अगर आप योग्य हैं तो आपके पंजीकरण को स्वीकार किया जाएगा और आपको मान्यता दी जाएगी, लेकिन आप कहीं भी उल्लंघन में शामिल होते हैं तो उल्लंघन के मामले में आपके पंजीकरण को रद्द भी कर दिया जाएगा। ये प्रावधान भी यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा आचार संहिता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुमानक पर दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार भी इसी बोर्ड के पास है। मामलों की जांच का अधिकार भी और तदर्थ प्रशासनिक निकाय बनाने का अधिकार भी इसको दिया गया है कि अगर किसी भी निकाय के मामले में, किसी भी महासंघ के मामले में उल्लंघन की स्थिति आती है और उसको सस्पेंड कर दिया जाता है तो वो खेल प्रभावित ना हो, वो खेल जारी रहे, इसके लिए तदर्थ प्रशासनिक निकाय बनाए जा सकते हैं उस खेल से जुड़े हुए। ठीक है, इसी के अलावा जो हमारी अगली इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखते हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में, वो हमारी अगली इंपॉर्टेंट बात है राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल की, यानी कि एक न्यायाधिकरण बनाए जाने की, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। इनकी जिम्मेदारी है खेलों के मामले में न्याय सुनिश्चित करना, जो भी मामला इनके सामने आता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी ट्रिब्यूनल होने वाला है उसके फैसले को आप केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दे सकते हैं, किसी और कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट में ही जा सकते हैं, बाकी कहीं और नहीं। तो ये पूरी व्यवस्था है इसके तहत न्याय की जो रखी गई है। ठीक है, इन सभी बातों को समझने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं अपने डिफेंस के तरफ, क्योंकि डिफेंस में भी लगातार ये बात रहती है कि महिलाओं की क्या भूमिका है। तो दरअसल महिलाओं की भूमिका के लिए कुछ बातें हुई हमारी संसद में, जिसका जवाब देते हुए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि हमारी सरकार सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और वर्तमान में भी एक बड़ी संख्या में महिलाएं हमारे बलों में कार्य कर रही है। तो इनसे जो आंकड़ा पूछा गया तो उन्होंने आंकड़े में ये वाली बात बताई कि देखिए जी, हमारी जो सेनाएं हैं उन सभी सेनाओं में महिलाओं की भूमिका बड़ी खास है, क्योंकि एयरफोर्स में 13.4% महिलाएं कार्यरत है। एयरफोर्स के अलावा हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो नेवी है उस नेवी में 6.85% महिला कर्मचारी हैं और साथ साथ नेवी में इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारी इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि देखिए हमारी जो आर्मी है, हमारी आर्मी के अंदर 6.85% कर्मचारी शामिल हैं और नेवी के अंदर शामिल है 6%। तो ये महिलाओं की भूमिका है कि कुल संख्या में इतनी महिलाएं मौजूद हैं। तो कितना कितना परसेंटेज पता लग रहा है हम लोग को यहाँ पे, तो हमें यहाँ जो परसेंट पता लग रहा है उसमें पता लग रहा है कि देखो जो हमारी एयरफोर्स है
एयरफोर्स के अंदर टोटल 13.4% महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा हमारी जो आर्मी है उस आर्मी के अंदर कार्य करने वाली महिलाओं का प्रतिशत है 6.85 और नेवी में काम करने वाली महिलाओं का टोटल परसेंटेज है 6। अगर बात करें संख्याओं की कि एग्जैक्ट संख्या क्या है महिलाओं की, आर्मी में काम करने वाली महिलाओं की संख्या है 1735। इसके साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि हमारी जो एयरफोर्स है उसमें काम करने वाली महिलाओं की संख्या है 1614 और नेवी में काम करने वाली महिलाओं की संख्या 674। हालांकि ये जो संख्याएं हैं ये संख्या 2005 की तुलना काफी ज्यादा बढ़ी हुई संख्या है, क्योंकि 2005 में ये पता चलता है कि हमारी आर्मी में काम किया करती थी 767 वीमेंस। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि इस दौरान हमारी जो एयरफोर्स थी उस एयरफोर्स में काम किया करती थी 574 वीमेंस और हमारी जो नेवी है उसमें काम करती थी 154। ठीक है, तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ठीक है, इसकी संख्या भी यहाँ पर बताई हुई है एग्जैक्ट। हालांकि ये सारी की सारी संख्या यहाँ भी दी गई है तो आप लोग को परेशान नहीं होना पड़ेगा। थल सेना में टोटल 6.85% महिलाएं, 1735 संख्या। वायुसेना में 13.4% महिलाएं, 1614 संख्या। और नौसेना के अंदर 6% महिलाएं, 647। 2005 में कितना था तो 2005 थल सेना में 767, वायुसेना में 574 और नौसेना में 154 महिलाएं कार्य किया करती थी। ये डाटा हमारी सरकार ने हमें बताया। तो इंपॉर्टेंट है, महिलाओं की भूमिका लगातार हमारे सशस्त्र बलों में बढ़ रही है और उम्मीद करते हैं कि आगे ये ऐसे ही बढ़ती भी रहेगी। इसी के बाद बात कर लेते हैं हम लोग उत्तराखंड में फिलहाल बीते दिनों आई एक भीषण बाढ़ के बारे में। तो देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बड़ी ही भीषण बाढ़ इस दौरान देखी गई थी और इस बाढ़ के पीछे का रीजन था बादल का फट जाना। दरअसल 2-3 दिन से लगातार बारिश तो हो रही थी, लेकिन ये बारिश बहुत हल्की फुल्की सी बारिश थी, तो इसलिए इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन अचानक से माहौल बदला और ये देखा गया कि उत्तरकाशी में एक बड़ी बाढ़ आई और एक पूरा का पूरा गांव जिसका नाम है धराली, वो पूरा गांव उसमें बह गया। हालांकि उस समय का आंकड़ा ये बताता था कि 4 मौतें हुई हैं और 100 से अधिक लापता है, लेकिन अभी फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सिचुएशन पे काबू पाने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो इसी के तहत जरूरी था कि सभी चीजों को समझें। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई थी बाढ़ और बाढ़ के पीछे के जिम्मेदार रीजन था खीर गंगा नदी जो श्रीकंठ पर्वत से निकलती है। धराली गांव इसके तहत पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और धराली गांव पहली बार नहीं बल्कि चौथी बार ध्वस्त हुआ, क्योंकि इससे पहले 1864, 2013 और 2014 3 समय बाढ़ आई थी अलग अलग और इस दौरान भी ये ध्वस्त हुआ था। और अब 2025 में इस प्रकार के बादल फटने की घटना की वजह से ध्वस्त हो चुका है। हालांकि इस दौरान ध्वस्त हुआ है एक 1500 साल पुराना कल्प केदार मंदिर जो पंच केदारों में से एक है। और ये कुछ वो स्थितियां थी जो हमें पता लगी थी इसे पूरी की पूरी घटना के बारे में। यहाँ से ये जल आया था और आकर के इसने पूरे के पूरे धराली गांव को बहाकर ले जाने का कार्य कर दिया था। बादल फटने की घटना भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि दरअसल ये एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है, मेंस के कई क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए, दरअसल बहुत लोग को लगता है कि बादल फटना मतलब अचानक से बादल से पानी गिर जाना, बट ऐसा नहीं होता। बादल फटने का मतलब होता है कि एक लिमिटेड क्षेत्र के अंदर एक लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत अधिक बारिश का हो जाना बादल फटने की घटना कहलाता है। हालांकि हमारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये बताता है कि अगर कभी भी 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 1 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है तो ये बादल फटने की घटना होती है और ये घटना अक्सर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ही देखी जाती है। इसी के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT जम्मू और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की दोनों ने रिसर्च भी की थी 2023 में, जिसके दिन उन्होंने ये बताया था कि छोटी से क्षेत्र में 1 घंटे के अंदर अगर 100 से 250 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है तो इस दौरान हम ये देखते हैं कि इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं बादल फटने की घटना के रूप में। तो IMD के तहत 1 घंटे में 100 मिलीमीटर की बारिश हो जाना एक लिमिटेड एरिया में, और वहीं इस शोध पत्र के हिसाब से एक छोटे क्षेत्र में 1 घंटे में 100 से 250 मिलीमीटर की बारिश हो जाना बादल फटना कहलाता है। हालांकि दोनों में सिमिलरिटी ही है, क्योंकि जो मिनिमम मामला है वो 100 का ही है। ठीक है, मिनिमम 100 मिलीमीटर, उसके अकॉर्डिंग चीजें ही दोनों आगे बढ़ रही हैं। तो ये चरम मौसमी घटना है और यही घटना बाकी और घटनाओं को भी आगे बढ़ाती है, जैसे कि अचानक से बाढ़, हिमस्खलन, भूस्खलन, भारी वर्षा। ये सारी चीजें हम देखते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में जनरली होती भी रहती है। तो इन सभी बातों को भी आप लोग याद रखिएगा, ये सभी चीजें भी खास है। इसी के साथ हमारी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को वापस लाने के लिए। तो देखिए, दरअसल जम्मू कश्मीर में फिलहाल एक कार्य शुरू हुआ है और कार्य है जम्मू कश्मीर में राज्य के रूप में फिर दोबारा से पुनर्स्थापना करना। देखिए, जिस समय 2019 में स्थितियां बदली थी उसके बाद से लगातार एक बात बार बार दोहराई जाती है कि जम्मू कश्मीर को उसके राज्य का दर्जा वापस किया जाए। अब दरअसल 2019 में हमारी केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक लेकर के आई थी, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 में मिला हुआ स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया था। स्पेशल स्टेटस खत्म करने के बाद 2 यूटी बनाए गए थे, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अब दरअसल इन दोनों ही यूटी की डिमांड ये है कि भाई हमें स्टेट बनाया जाए, हम यूटी नहीं रहना चाहते। और फिलहाल लद्दाख की चिंता तो ज्यादा है क्योंकि उसके पास तो अपनी
खुद की विधानसभा भी नहीं है। जबकि हम ये देखते हैं कि हाँ, जम्मू कश्मीर के पास तो चलो अपनी विधानसभा तो है, तो लद्दाख की विधानसभा नहीं है, इसी वजह से उसकी चिंता थोड़ी सी ज़्यादा है। अब दरअसल फिलहाल एक नया काम ये हुआ है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पार्टी लाइन को क्रॉस करते हुए सहयोग जुटाने का कार्य किया है और पार्टी से आगे बढ़ते हुए संसद के सदस्यों से कॉपरेट किया है, अलग अलग पार्टीज के अध्यक्ष से बातचीत की है और कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करते हुए कहा है कि वर्तमान में चल रहा है संसद का मानसून सत्र और संसद के इस मानसून सत्र के दौरान एक विधेयक लाया जाए और विधेयक को ला करके जम्मू कश्मीर राज्य की स्टेटहुड को वापस कर दिया जाए, यानी कि राज्य का दर्जा फिर दोबारा जम्मू कश्मीर को दे दिया जाए। और उनका यह भी कहना है कि इस बार मानसून सत्र के दौरान ही काम कर लिया जाए, यानी कि विधेयक को लाकर दोनों सदनों से पास करा के जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाए, ये हमारी चाहत बनी हुई है। हालांकि इनकी ये भी चिंता है कि भाई हमारे देश में किसी भी क्षेत्र को राज्य का दर्जा देना या नहीं देना ये केवल और केवल केंद्र का मामला होता है, जो एक संघवाद की विचारधारा के विरुद्ध है, लेकिन चीजें जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर राज्य अपनी विधानसभा के स्तर पर स्टेटहुड को वापस लाने के लिए एक प्रस्ताव पहले ही पास कर चुका है, लेकिन सभी चीजें केंद्र सरकार के हाथ में है और केंद्र सरकार जब तक चीजों को नहीं चाहेगी तब तक वो चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल ये पूरा का पूरा काम होता है संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, और संविधान का अनुच्छेद 3 बताता है कि आप किसी क्षेत्र को यूटी बना सकते हैं या फिर स्टेट बना सकते हैं, लेकिन ये काम होता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, यानी कि केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग ही सारा काम चलता है, संसद का ही अधिकार क्षेत्र होता है। हमारे गृह मंत्रालय इस पूरे मामले के लिए एक प्रस्ताव ला सकता है और प्रस्ताव ला करके वो प्रस्तुत कर सकता है और बता सकता है कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। प्रस्ताव ला करके उसके ऊपर विचार होता है, मतदान होता है, मतदान होता है साधारण, यानी कि साधारण बहुमत चाहिए और साधारण बहुमत अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद उस प्रस्ताव को पास करके राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिल सकता है, या किसी भी देश के क्षेत्र के साथ आप कुछ खास कार्य कर सकते हैं जो आर्टिकल 3 में मेंशन है, जैसे कि किसी भी राज्य के भूमि को, क्षेत्र को बदलना, उसकी सीमाओं को कम करना, बढ़ाना, ठीक है, कुछ राज्यों को मिला करके एक नया राज्य बनाना है, कुछ राज्यों को तोड़कर या एक राज्य को तोड़कर एक नया राज्य बनाना, ये सारे के सारे कार्य कर सकती है हमारी केंद्र सरकार, ये उसको अधिकार मिला हुआ है। तो आर्टिकल 3 याद रखिएगा इस पूरे मामले में। तो ऐसी मांग है फिलहाल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री साहब की, बट चीजें अभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं की गई है। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी एमपीसी की। तो देखिए दरअसल अगस्त के महीने में हुई है एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में कुछ खास डिसीजन लिए गए जिसको समझना जरूरी है। जैसे कि एक खास डिसीजन ये लिया गया है कि भाई रेपो रेट जो है वो स्टेबल रहेगी, यानी कि रेपो रेट अपने 5.5% पर ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। 5.5% तक किस प्रकार से? तो देखिए ऑलरेडी हमारी जो एमपीसी है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो चेंजेस कर चुकी है। चेंज कब किए गए थे? पहला फरवरी के महीने में, फिर अप्रैल के महीने में और उसके बाद में जून के महीने में। अब दरअसल फरवरी के महीने तक क्या की स्थिति थी? तो 6.5 के रेट पे बनी हुई थी हमारी रेपो रेट। सबसे पहले 0.25% गिराई गई, जिसके बाद ये आ गई थी 6.25 पे। इसके बाद जब अगली बैठी हुई एमपीसी की तो इस दौरान फिर दोबारा 0.25 की कमी की गई और हम लोग ये देखते हैं कि अब ये 6.0 पे आ गई थी। और इसी के साथ हम ये देखते हैं कि जून की बैठक में 0.50% की कमी करने के बाद में ये अब 5.5% पे रेपो रेट डिसाइडेड है। तो तब से वैसी चल रही है, फिलहाल अगस्त में चेंज नहीं किया है। हालांकि हमारी सरकार ने बजट पेश करते हुए पहले ही कहा था कि हम घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे, और रेपो रेट को कम करने का अर्थ है कि जनता के पास ज्यादा पैसे पहुंचना और जनता के द्वारा मांग का बढ़ जाना और वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उपयोग करना। तो इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के विरुद्ध हम चाहते हैं कि हमारी घरेलू खपत बढ़े और इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हुए आगे चले। इसी के साथ ये भी समझिएगा कि यहाँ पर दरअसल वित्त वर्ष 2026 के लिए ग्रोथ के अनुमान भी दे दिए गए हैं और बताया गया है कि वित्त वर्ष 2026 जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। ठीक है, वित्त वर्ष 2026 का मतलब क्या होता है? वित्त वर्ष 2026 का मतलब है कि जो हमारा वित्त वर्ष चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो 2025-26 की कहानी इस प्रकार से बताई जाती है कि जब कभी शॉर्ट में लिखते हैं तो उसको वित्त वर्ष 26 ही बोल सकते हैं, यानी कि जो अगला वाला वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब ये है कि भाई वो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो 2025-26 की बात यहाँ पर हो रही है। तो जो हमारे 2025-26 का पहला क्वार्टर रहा है, तो हमारा साल हर बार 4 क्वार्टर में डिवाइडेड होता है। पहला क्वार्टर होता है इसका अप्रैल से जून का, ठीक है, दूसरा होता है जुलाई से सितंबर का, तीसरा होता है अक्टूबर से दिसंबर का और चौथा क्वार्टर होता है जनवरी से मार्च तक का। तो इस तरह 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं। तो अभी ये बताया गया कि जो हमारा पहला क्वार्टर बीता है वो कैसे बीता है? 6.5% के
ग्रोथ से हमारा ये बीता है और हम मान रहे हैं कि साल भर में भी जो ग्रोथ होगी वो 6.5% की ग्रोथ ही हम लोग प्राप्त करेंगे। तो पहले बताया गया था 6.5% का रहेगा, लेकिन अभी बताया गया कि भाई 6.5% ही रहा है। 6.7 के साथ 6.7 पे भी ये है, 6.6 के साथ 6.6 पे ही ये है, और 6.3 के साथ हमारा चौथा क्वार्टर लगातार बना हुआ यथावत स्थिति में, कोई भी चेंज यहाँ पर किया नहीं गया। इसके अलावा जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए महंगाई रहेगी, उसके लिए कहा गया है कि थोड़ी सी कम हो जाएगी। पहले 3.7 मान रहे थे, अब कह रहे हैं कि 3.1% की महंगाई रहेगी। और दूसरे वित्त वर्ष जो हमारे इस वित्त वर्ष के दूसरे क्वार्टर में कितनी रहेगी, 3.4 से घटा के 2.1 कर दी गई है। इसके अलावा तीसरे क्वार्टर में कितनी रहेगी, तो 3.9 से घटाकर 3.1 कर दी गई है। और चौथे क्वार्टर में जितनी रहेगी 4.4 से बराबर ही रखी गई है, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं किया गया है इनके द्वारा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो आपको यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, चलिए इसे आज बढ़ जाते हैं आगे। और यहाँ पर हमारी जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसका ये कहना है कि अ डे आफ्टर ट्रम्प्स रशिया ऑयल टैरिफ्स डोवाल मीट्स पुतिन। तो देखिए दरअसल ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में हमें पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरह से टैरिफ अनाउंस किए हैं, उन टैरिफ्स को अनाउंस किए जाने के बाद हमारे देश के एक खास व्यक्ति यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहुंच चुके हैं रशिया। तो देखिए दरअसल रशिया ये इस समय पहुंचे हैं जिस समय हम लोग टैरिफ वॉर से परेशान हैं, और टैरिफ वॉर से परेशान रहते हुए हम चाहते हैं कि भारत को एक स्थायी रूप, एक स्थायित्व की व्यवस्था मिले। अब दरअसल ये जो बैठक है, जो मीटिंग है, ये मीटिंग तो पहले से ही डिसाइडेड थी, बट अब इस मीटिंग का डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर के बीच में होना थोड़ा सा खास आकर्षण ले रहा है। वैसे पहले से ही फिक्स था कि हाँ अजीत डोभाल जाएंगे रशिया, क्योंकि इसके पीछे का रीजन था पुतिन की भारत यात्रा। तो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे, तो इसके लिए पहले से ही सभी चीज़ों की तैयारियां चल रही हैं, दोनों देशों के बीच का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हमारे पुतिन यानी कि मतलब हमारे जो एनएसए अजीत डोभाल है उनकी पुतिन से मुलाकात होना जरूरी था, लाजमी था। तो सारी चीजें हुई हैं। इस दौरान हम ये देखते हैं कि भाई मुलाकात में हमारे अजीत डोभाल ने बातचीत रखी है टैरिफ की भी, कि जो टैरिफ चल रहा है उस मामले में चीज़ों को सुलझाने की बातें भी हुई है। क्यों बातें हुई हैं, क्योंकि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है वो टैरिफ इस वजह से है क्योंकि भाई हम लगातार रशिया से व्यापार कर रहे हैं। हालांकि रशिया खुद भी इस डिस्प्यूट में उतर चुका है, और रशिया के इस पूरे विवाद में उतरने के बाद हम ये देखते हैं कि रशिया ने खुद कहा है कि आप रशिया के एक व्यापारिक साझेदार को प्रभावित कर रहे हैं। हर देश का ये अपना खुद का निर्णय होता है कि वो किससे व्यापार करना चाहे और किससे व्यापार करना ना चाहे, और आप इस प्रकार का दबाव बनाकर एक वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो टैरिफ का डिस्कशन हुआ है, ऑयल ट्रेड का डिस्कशन हुआ है। इसके साथ ही भारत ने धन्यवाद दिया है कि आपने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की थी, हमारा साथ दिया था। इसके साथ ही हमारे जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं और लंबे संबंध हम लोगों ने बरकरार रखे हुए हैं, जो आगे भी जारी रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ही ये भी अनाउंस हो गया है कि भाई व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत की यात्रा करेंगे, और माना जा रहा है कि इस महीने के अंत में व्लादिमीर पुतिन यात्रा कर सकते हैं भारत की। इस महीने के अंत में पुतिन की यात्रा करने का रीजन ये है कि पहले तो ये माना जा रहा था कि 2025 के एंड तक ही यात्रा हो पाएगी, बट बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से माना जा रहा है कि अगस्त के एंड में ही ये विजिट कर सकते हैं, और इसके दौरान ही सभी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। हालांकि 31 अगस्त की डेट इस मामले में खास है, क्योंकि 31 अगस्त को होने वाला है एससीओ सम्मेलन जो चाइना में होगा। तो ये माना गया है कि व्लादिमीर पुतिन हो सकता है कि पहले इस बैठक से पहले, सम्मेलन से पहले भारत आए, और भारत में आ जाने के बाद में ये माना जा रहा है कि वो पहले मोदी से बात करेंगे, बाद में मोदी जी के साथ में ही वो जा सकते हैं चाइना, और फिर सभी मिलकर के एससीओ की बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि व्लादिमीर पुतिन को भारत आए काफी ज़्यादा समय हो चुका है, क्योंकि पिछली बार 6 दिसंबर 2021 को ये भारत आए थे, और 6 दिसंबर 2021 को भारत आने के बाद में हम ये देखते हैं कि अब तक इन्होंने विजिट नहीं किया। क्यों विजिट नहीं किया? क्योंकि 24 फरवरी 2022 को शुरू हो गया था रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद से लगातार वॉर में एंगेज है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कई बार रशिया के विजिट कर चुके हैं, लेकिन पुतिन इस संघर्ष के शुरू होने के बाद पहली बार भारत आने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो बैठक खास से काफी ज्यादा, और देखते हैं कि कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे दोनों देशों के बीच डिस्कस होने की संभावना है। माना जा रहा है कि बढ़ते टैरिफ वॉर के बीच में दोनों देश अपने ट्रेड को डिस्कस कर सकते हैं। ये दोनों देश ये दोनों ही देश रुपया और रूबल में व्यापार को बढ़ाने के लिए भी कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा एक नया महत्वपूर्ण पहलू आया है निकल के, RIC। ठीक है, तो ये RIC क्या है? तो देखिए इस RIC का मतलब है रशिया, इंडिया और चाइना। तो ये रशिया, इंडिया और चाइना तीनों ही देशों का ट्राइका है, और इसी ट्राइका को आगे और मजबूती से बढ़ाने की संभावना प्रबल हो गई है, क्योंकि तीनों ही देश डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से परेशान है। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं
तो 22 से ही सैंक्शन लगे हुए हैं, व्यापार के लिए मना किया जाता है, हालांकि व्यापार जारी है फिर भी, बट सैंक्शन लगे हुए हैं। इस वजह से हम ये देखते हैं कि अभी फिलहाल रशिया काफ़ी लंबे समय से प्रभावित है, और जिस तरह से वर्तमान में भारत के ऊपर टैरिफ लगाए गए हैं और रशिया से व्यापार करने की मना की जा रही है, ये रशिया और भारत दोनों के ही हितों को प्रभावित भी कर रहा है। और उसके अलावा तीसरा देश चाइना है, चाइना भी रशिया से बड़ा व्यापार करता है, और साथ ही चाइना के ऊपर 30% का टैरिफ लगाया गया है, तो इससे चाइना भी पीड़ित है। तीनों ही देश एक मामले में पीड़ित माने जा रहे हैं, इसलिए अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के विरुद्ध आरआईसी ट्रॉइका को आगे बढ़ा सकते हैं। आरआईसी ट्रॉइका 1990 के दशक में बनाया गया ट्रॉइका है, जिस दौरान इसको तैयार किया गया था आपसी आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए और साझेदारी को बढ़ाने के लिए, लेकिन साथ साथ पश्चिम का प्रतिकार करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए। तो काफ़ी लंबे समय से ठीक से काम किया है इस ट्रॉइका ने, लेकिन 2020 के बाद भारत ने थोड़ा सा कम रुझान दिखाया ट्रॉइका में, क्योंकि भारत और चीन दोनों का तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद इस ट्रॉइका में काम नहीं हुआ। लेकिन अब माना जा रहा है कि फिर दोबारा ट्रॉइका आगे बढ़ सकता है, और मई के महीने में तो खुद पुतिन ने कहा था इस ट्रॉइका को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं कि ये ट्रॉइका मिलकर अब ट्रंप के खिलाफ कैसे लड़ाई करेगा या चीज़ें क्या रहेंगी, वो हमें पता जल्द चल जाएंगी। ठीक है, इसी के अलावा हमारी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कर्नाटका से। कर्नाटका की कैबिनेट ने देवदासी रिहैबिलिटेशन बिल को अभी फिलहाल मंजूरी दे दी है। तो ये न्यूज़ मैंने आपको पहले बताई थी, कर्नाटका में थोड़ा देवदासियों के लिए काम किया जाना है, तो इसी वजह से कर्नाटका सरकार काफ़ी बातें करती है। तो कर्नाटका सरकार ने जो बिल तैयार किया उसको नाम दिया है कर्नाटका देवदासी प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2025। अब दरअसल इस बिल को मंजूरी देने के पीछे का क्या अर्थ है और क्यों फिलहाल चाहती है कर्नाटका की सरकार देवदासियों के लिए काम करना। तो देखो, देवदासी वैसे तो एक ना पुरानी प्रथा है, ठीक है, प्राचीन प्रथा है, और हम ये देखते हैं कि देवदासियों की ये जो पुरानी और प्राचीन प्रथा है, इस प्रथा को फिलहाल एक नए रूप में हम लोग समझते हैं, और नया रूप है वो एक कलंकित रूप है ना। अब इस दौरान क्या होता है कि देवदासी को कहा जाता था ईश्वर की सेविका, और ये आजीवन अविवाहित रह करके ईश्वर की सेवा करती थी। मंदिर के सांस्कृतिक गतिविधियों से, बाकी सांस्कृतिक गतिविधियों, आर्थिक गतिविधियों, बाकी गतिविधियों जुड़ी रहती थी और उसमें पार्टिसिपेट करती थी। तो सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हुए ही ऐसा अपना जीवन बिताया करती थी, और यही इनके जीवन के लिए सभी स्थितियां मानी जाती थी। लेकिन मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में आते आते देवदासियों की जो छवि थी वो खराब होती गई, यौन उत्पीड़न और बाकी पहलू इससे जुड़ गए, देवदासियां प्रेग्नेंट होने लगी, और उसके बाद ये इनकी जो स्थिति थी ये पिताहीन थी इनके बच्चों की, यानी कि ये नहीं पता होता था कि इनके बच्चों का पिता कौन है, जिससे कि ये एक धार्मिक वेश्यावृत्ति के रूप में फिर हमारे समाज में स्थापित होने लगने वाली धारणा बन गई। अब इस पूरे की पूरी धारणा के बीच में हम लोग ये भी देखते हैं कि कर्नाटक में देवदासियों को संरक्षण देने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, और सरकार का ये कहना है कि देखिए जो देवदासियों की संतानें हैं उनकी संतानों के लिए भी हम लोग यहाँ पर डिसीजन लेंगे, और देवदासियों की संतानों को इस समाज में सभी के समान ही स्थापित करेंगे। तो इनकी संतान जो भी होगी, सरकार का ये कहना है कि देखिए भाई, उनको पूरी तरह से उत्तराधिकार के अधिकार मिलेंगे जैसे बाकी सभी को मिलते हैं। उत्तराधिकार के अधिकारों के अलावा इनका शोषण नहीं किया जाएगा, और साथ ही तो देवदासियों के बच्चे होंगे उनके दस्तावेजों में पिता के नाम की बाध्यता अब नहीं है। उन्हें कहा है कि भाई पिता के नाम की बाध्यता अब हम समाप्त कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो केवल और केवल माता के नाम से ही इस प्रकार अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को अपने पिता के पहचान के लिए डीएनए टेस्ट की अनुमति भी दे दी गई है। अगर जिसका किसी पे भी आरोप लगता है कि भाई ये पिता है, तो डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे कि कंफर्म हो जाएगा कि वो व्यक्ति उन बच्चों का पिता है या नहीं है। इसके साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि भाई किसी को भी अब देवदासी जबरदस्ती नहीं बनाया जाएगा, अगर देवदासी बनाता हुआ कोई पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार इस मामले में भी रोकथाम करना चाहती है। वहीं देवदासियों के पुनर्वास के लिए भी सरकार कार्य करना चाहती है, उनको राहत प्रदान करना चाहती है। ये सारे के सारे प्रावधान इस बिल में किए गए हैं। तो देवदासियों से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा पहलू फिलहाल सोचा जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ऐतिहासिक मामला भी है, चीज़ें कनेक्टेड भी है, तो आपसे एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो जो हमारी लॉन्ग न्यूज़ थी वो सारी लॉन्ग न्यूज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है हमारी शॉर्ट न्यूज़ की, और शॉर्ट न्यूज़ भी काफ़ी सारी हैं, अभी बहुत कुछ समझना जानना है। तो देखिए, जो पहली शॉर्ट न्यूज़ है वो हमारी भारत और अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच ही थी, जिस समय हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल साहब ने कहा था कि भारत और रशिया के संबंध थोड़ा सा प्रारंभिक विश्वास पे आधारित है। हमारा जो विश्वास है, लंबे समय से विश्वास बना हुआ है, वो विश्वास खत्म नहीं होता है, और इसी संबंध को हम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। वहीं साथ साथ हम किससे व्यापार करें या किससे व्यापार ना करें, ये डिपेंड करता है हमारे 140 करोड़ लोगों के हितों पर। तो उन हितों को प्रायोरिटी देते हुए हम इस पूरे काम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, इसी बात हमारे देश में अनाउंस हुए थे 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसको क्या मिला, तो बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड दिया गया है
फिलहाल शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और साथ साथ विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड गया है रानी मुखर्जी के पास मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट फिल्म बनी है 12th फेल यहाँ पे। इसके अलावा बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल वैल्यूज में श्याम बहादुर का नाम है, हिंदी की मूवी है। बेस्ट डायरेक्शन दिया गया है द केरला स्टोरी को। इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मानी गई है गॉड वल्चर एंड ह्यूमन। बेस्ट एडिटिंग के लिए अवार्ड दिया गया है पोक्कलम। बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया है गिद द स्कैवेंजर्स। बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड है बेबी। पार्किंग, सिर्फ एक बंदा काफी है। इसके अलावा बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म है नाल 2। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन है 2018 का एवरीवन इज अ हीरो। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड गया है जीवी प्रकाश कुमार एंड हर्षवर्धन रामेश्वर को। बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, इस 71st नेशनल फिल्म अवार्ड के मामले में। इसके अलावा हमारी जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो न्यूज़ कनेक्टेड है निसार उपग्रह से। तो आप लोग को मैंने पिछले हफ्ते पढ़ाया था निसार उपग्रह के बारे में कि किस तरह से भारत और अमेरिका दोनों ने मिलकर पहली बार एक महंगा प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया, एक महंगे सैटेलाइट को लॉन्च किया जिसमें दोनों देशों की भूमिका थी। लेकिन ये कहानी अब यहाँ पे खत्म नहीं होने वाली है। दरअसल भारत और अमेरिका की साझेदारी इस मामले में बढ़ेगी, ये चीज़ें सामने आई थी। और इस दौरान भारत ने फिलहाल ये प्लान किया था, यानी कि इसरो ने ये प्लान किया था कि जो अगला लॉन्च होगा सैटेलाइट का वो ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च होगा। तो दरअसल ये ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट अमेरिका की एक कंपनी के द्वारा बनाई गई थी जिसका नाम है AST स्पेस मोबिल। अब ये स्थिति है कि दरअसल ये जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया जाना है एक खास हमारे लॉन्च व्हीकल से जो है LV-M3 और इसको GSLV Mark 3 के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक भारी सैटेलाइट है इसलिए भारी लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि लॉन्च व्हीकल का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ये सैटेलाइट 6500 kg की होने वाली है और दोनों देशों के कोलैबोरेशन को इस तरह से ये आगे लेकर के जाएगी। तो ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट की लॉन्चिंग की बात फिलहाल दोनों देशों के बीच में चल रही है। इसके अलावा अगली जो न्यूज़ टाइटल है उसका ये कहना है कि पोश एक्ट को पॉलिटिकल पार्टीज पर भी लागू करना चाहिए। दरअसल हमारे देश का जो पोश कानून है ये कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन ये कानून पोश जो है वो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज पर लागू नहीं होता। इसी वजह से एक पिटीशन लगी थी हमारी कोर्ट में और ये कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज में महिलाओं का उत्पीड़न होता है, महिलाओं को बड़ी परेशानी होती है। इसी वजह से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी पॉश कानून में शामिल कर दिया जाना चाहिए। इससे हम लोग महिलाओं के यौन उत्पीड़न से बचा लेंगे और साथ साथ उनकी सुरक्षा होने जाएगी। तो चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन मानी जा रही थी महिलाओं के लिए और सभी चीज़ें इस प्रकार सोची गई थी। अब आगे क्या रहेगा देखेंगे। हालांकि जो पिटीशन लगाई गई थी वो तो रिजेक्ट हो गई है, अब आगे की चीज़ें किस रूप में निकलेंगी पता चलेगा। चलिए, इसके अलावा फिलहाल हम ये भी देखते हैं कि तमिलनाडु के 5वें पुलिस आयोग ने सिफारिश करते हुए ये कहा था कि जब कभी भी आप पुलिस कर्मियों के अप्रेजल पे विचार करें तो अप्रेजल फॉर्म में आपको कास्ट या क्लास या समुदाय कम्युनिटी से जुड़ा हुआ कोई भी ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। दरअसल जब कभी भी अप्रेजल की बात हो तो अप्रेजल की बात आप केवल उसके कार्य के ऊपर समझें, उसके पिछले एक्सपीरियंस के अनुभव पे समझें और ये देखें कि कार्यकाल में व्यक्ति की क्या क्या उपलब्धियां हैं और उपलब्धियों के आधार पर अप्रेजल मिलना चाहिए। इस दौरान कास्ट की क्लास की कोई भी भूमिका नहीं होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन भेजी गई थी तमिलनाडु के 5वें पुलिस आयोग के द्वारा, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जब आप रिजर्वेशन से या किसी इसी प्रकार की सहायता से जब प्रवेश कर जाते हैं सेवा में, तो आप सेवा में आने के बाद अपनी काबिलियत दिखाकर अप्रेजल लें तो ये अधिक बेहतर ऑप्शन होता है, ना कि कास्ट क्लास या कम्युनिटी के आधार पर किसी को यहाँ पर रिकमेंड किया जाए या प्रमोशन दिया जाए। तो एक नई स्थिति थी जिसको समझा जाना था और एक अच्छी रिकमेंडेशन आई थी। इसके अलावा तेजस्वी यादव फंस गए थे 2 वोटर आईडी के मामले में, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा था इलेक्शन कमीशन से और कहा था कि मेरा वोटर आईडी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बताया कि आपका वोटर आईडी शामिल है। जिसके बाद ये मुद्दा निकल के आया कि दो वोटर आईडी कैसे हैं तेजस्वी यादव के। तो इसके बाद हमारे इलेक्शन कमीशन ने भाई लेटर नोटिस भेजा और 2 समन भेज चुका है इलेक्शन कमीशन कि आप इन 2 वोटर आईडी के बारे में जवाब दीजिए। तो ऐसे कोई स्पष्ट जवाब आया नहीं है तेजस्वी यादव की तरफ से, लेकिन फिर भी विवाद जो है अपने आप में खास है, क्योंकि हमारे देश का कानून मना करता है कि आप 2 वोटर आईडी नहीं रख सकते। इससे इलेक्शन में धोखाधड़ी होती है, चुनावों में दिक्कतें आती हैं और ये नियमों का उल्लंघन है। दोहरी गणना के तहत भी इसको गिना जा सकता है। तो इसी वजह से मना किया जाता है कि एक व्यक्ति एक ही वोटर आईडी रखेगा, बट 2 वोटर आईडी है जिसकी वजह से विवाद यहाँ पर चल रहा है। इसके साथ ही जो हमारी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ टाइटल है उसका ये कहना है कि देखिए हमारा स्वतंत्रता दिवस अब करीब है। आज 10 अगस्त तो हो ही चुकी है, अभी 15 अगस्त आने वाला है और इस दौरान हम ये देखते हैं कि हमारा रक्षा मंत्रालय ने हमारी सरकार को, ठीक है, तो हमारे दरअसल क्या हुआ है कि रक्षा मंत्रालय ने फिलहाल खास थीम भेजी है और ये रिकमेंड किया है कि इस बार के इंडिपेंडेंस डे के लिए थीम होनी चाहिए ऑपरेशन सिंदूर।
तो ऑपरेशन सिंदूर को थीम बनाने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव भेज दिया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और वहीं दूसरी खास बात हम ये भी देखते हैं कि पहले दरअसल हमारे जो इन्विटेशन कार्ड हुआ करते थे उनके ऊपर हुआ करता था सेंट्रल विस्टा परियोजना, इसको भी रिप्लेस कर दिया गया है और सेंट्रल विस्टा को रिप्लेस करके अब चेनाब ब्रिज बना दिया गया है। तो चेनाब ब्रिज के यहाँ पर हम लोग चित्र को देख सकते हैं। हालांकि हमारा जो ये लाल किला है, लाल किले के आसपास सिक्योरिटी पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, सारे जो हमारी फोर्सेज हैं वो एक्टिवेट हैं। इसके अलावा उनके एक्टिव रहने के अलावा हम ये भी देखते हैं कि ड्रोन्स के ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है और चाइनीज़ ड्रोन्स को मना कर दिया गया। साथ में कोई भी एक अज्ञात ड्रोन नहीं उड़ा सकता है व्यक्ति, और साथ ही केवल सरकारी ड्रोन ही उड़ के यहाँ पर सुरक्षा को मुस्तैद रखेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के लिए ये भी सुझाव दिया गया है कि प्रधानमंत्री को बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा जाए तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एज ऑफ कंसेंट की। तो आपको मैंने पहले बताया कि भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई है हमारे एमिकस क्यूरी यानी कि न्याय मित्र इंदिरा जयसिंह ने, और ये कहा था कि जो संबंध बनाने की उम्र है, सहमति से संबंध बनाने की उम्र को 18 वर्ष से घटा के 16 वर्ष कर देनी चाहिए, क्योंकि रोमांटिक रिलेशनशिप का चलन बढ़ता जा रहा है। और ये भी माना गया कि सेक्सुअल मैच्योरिटी की जो यूनिवर्सल एज है वो भी 16 वर्ष ही है। और अगर हम लोग 16 से 18 वर्ष के बीच में इस प्रकार से लोगों के संबंध का अपराधीकरण करेंगे तो इसकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और लोगों के कहीं ना कहीं अधिकारों का उल्लंघन भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि दरअसल ये गड़बड़ है कि लोग वो संबंध अपनी मर्जी से बना रहे हैं, वो यौन परिपक्वता हासिल कर चुके हैं, अपनी मर्जी से संबंध बना रहे हैं। और अब अगर आप उनके इन संबंधों को क्रिमिनलाइज करेंगे तो इससे उनकी चीजें ही खराब होंगी। तो इसलिए कहा गया था कि एज ऑफ कंसेंट के मामले में इसको आप कम कर सकते हैं, 18 को उठाकर 16 कर सकते हैं, या फिर आप ये काम भी कर सकते हैं कि जब कभी भी 16 से 18 वर्ष के लोग संबंध बनाए तो उसको आप क्रिमिनलाइज ना करें। बट केंद्र सरकार ने बताया कि देखिए हम 18 वर्ष को कम नहीं करने वाले हैं, 18 वर्ष ही रहेगी एज ऑफ कंसेंट, क्योंकि दरअसल बहुत सारे लोगों का यौन उत्पीड़न उनके परिचित लोगों के द्वारा किया जाता है, उनके जो रिश्तेदार होते हैं या मित्र वगैरह होते हैं उनके द्वारा यौन शोषण किया जाता है। तो अगर हम किसी भी प्रकार से यहाँ पर एज ऑफ कंसेंट को घटा देंगे तो ये हमारे देश में यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देगा, जो हमारे देश के युवाओं के लिए ठीक नहीं होगा। तो उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि कानून के तहत एज ऑफ कंसेंट 18 वर्ष ही बरकरार रहे। इसके साथ ही रशिया ने जिस प्रकार की बयानबाजी की थी वो भी यहाँ मेंशन है, यानी कि रशिया ने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि आप हमारे व्यापारिक साझेदार को प्रभावित कर रहे हैं, आप हमारे व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि गलत है। हर एक देश संप्रभु है और वो खुद निर्णय ले सकता है कि उसको किससे व्यापार करना है और किससे व्यापार नहीं करना। इसके अलावा इस हफ्ते की एक खास न्यूज़ ये भी बनी थी कि भाई मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल के लिए राज्यसभा ने क्लियरेंस दे दिया। पहले लोकसभा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर चुका है, राज्यसभा ने भी स्वीकार किया कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति शासन को फिर दोबारा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। तो देखो पिछली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 13 फरवरी को, पहली बार लगा था, क्योंकि एन बीरेन जो मुख्यमंत्री थे मणिपुर के उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब इसकी टाइमलाइन थी 12 अगस्त तक की, तो 12 अगस्त को ये खत्म होने वाला था, इसलिए दोबारा से इसको रिन्यू कर दिया और अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है इसको 13 अगस्त से 12 फरवरी तक के लिए। अब आगे की स्थिति खास है, क्योंकि जब कभी भी 1 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट्स रूल को बढ़ाया जाता है तो 2 ही कंडीशन में बढ़ा सकते हैं, या तो इलेक्शन कमीशन ये बोल दे कि राज्य में चुनाव कराए जाने की परिस्थितियां नहीं है, या फिर दूसरी खास बात ये हो सकती है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो। तो देखेंगे कि अब 1 साल से अधिक बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा मणिपुर में आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। और देखने वाली बात यह भी है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया था, ठीक है, संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। इसके साथ ही अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ यूपीएससी की ही है। तो यूपीएससी का ये मानना है कि जब कभी भी कोई भी वैकेंसी आती है अलग अलग मंत्रालयों की, विभागों की, तो बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं और इस दौरान बहुत सारे लोगों को नहीं पता लगता कि क्या वैकेंसी है। तो हम लोग प्रोफेशनल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अलर्ट भेजेंगे कि वैकेंसी आई हुई है, जिससे कि वो अपने सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे और हमारे पास में एप्लीकेशन आ जाएगी और सभी लोग पार्टिसिपेट करके जल्द से जल्द हमारी मिनिस्ट्रीज की और डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज को फिलअप कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी यूएस ट्रेड डेफिसिट विद 9 कंट्रीज हायर देन दैट ऑफ इंडिया। तो हमें यह पता चलता है कि दरअसल भारत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो और इसी व्यापार घाटे की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि हम लोग डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि हम लोग भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि व्यापार घाटा ज़्यादा है। लेकिन जब आंकड़ों को समझा गया तो ये पता लगा कि व्यापार घाटा अमेरिका को देने के मामले में भारत का तो स्थान 10वां है। भारत के अलावा भी बहुत सारे देश लगातार बड़ा व्यापार घाटा दे रहे हैं और 9 देश तो ऐसे हैं जो भारत से आगे हैं अमेरिका को व्यापार घाटा देने के मामले में, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कम टैरिफ लगाया गया। और इन सभी देशों के मामले में केवल 2 देश कनाडा और चाइना है जिन पर टैरिफ भारत से ज़्यादा, बाकी सबका टैरिफ भारत से कम है। कौन कौन से देश हैं? तो चाइना और कनाडा है। चाइना और कनाडा के अलावा मैक्सिको,
एक बड़ा व्यापारिक घाटा देता है अमेरिका को। वियतनाम, जर्मनी, आयरलैंड, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया। हम ये देखते हैं कि वो सारे देश हैं जो एक बड़ा व्यापारिक घाटा दे रहे हैं और भारत से ज़्यादा व्यापारिक घाटा दे रहे हैं अमेरिका को। अब इस स्थिति में अगर बात केवल और केवल व्यापारिक घाटे के आधार पर ही है टैरिफ लगाए जाने की, तो इस दौरान हम ये समझते हैं कि इन देशों पर ज़्यादा लगाया जाना चाहिए था टैरिफ, लेकिन सभी देशों पर हम देखते हैं कि 2 देशों को छोड़कर भारत से कम टैरिफ लगाए। बस चाइना पे 30% है, कनाडा पे 35% है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो और तमाम देश हैं उनके ऊपर टैरिफ की दर काफ़ी ज़्यादा कम रही है, जो कि गलत माना गया। और हमें ये पता चलता है कि फिलहाल यहाँ पर जो लगाई गई स्थितियाँ हैं वो गलत है, और इसी का आलोचना करते हुए भारत का ये कहना है कि भाई आपने एक गलत व्यवस्था भारत के साथ की है और गलत तरह से भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, जिसको स्वीकार हम लोग मतलब लगातार उसका हम लोग विरोध करते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक जुलाई डिक्लेरेशन आया है बांग्लादेश से, और दरअसल बांग्लादेश में वर्तमान में जो सरकार है, अंतरिम सरकार, उस अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। दरअसल उनके द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि भाई 1971 से बांग्लादेश को 1 पार्टी सिस्टम के तहत ही चलाया गया है, यानी कि एक सिंगल पार्टी सिस्टम के तहत ही आपने आगे बढ़ाया है। एक अवामी लीग का ही पूरा प्रशासन लगा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ आगे बढ़ती रही और डेमोक्रेसी से चोटिल हुई है। लेकिन अब इनका ये कहना है कि जो भी चीज़ें गड़बड़ाई थी बांग्लादेश में सब चीज़ें ठीक है, और इनके डेट अनाउंस कर दी है कि देखिए भाई फरवरी 2026 में बांग्लादेश में फिर दोबारा लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होंगे और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ही बांग्लादेश में अब शासन करेगी। ये इनकी तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई है। तो बांग्लादेश में जिस तरह से हमने ये देखा था कि शेख हसीना का निष्कासन हुआ था, तख्ता पलट देखने को हम लोग को मिला था, अब स्थिति बदलेगी और फिर दोबारा से लोकतांत्रिक चुनाव बांग्लादेश के अंदर संपन्न कराए जाएंगे। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि भाई आप मुझे डिटेल में बताओ कि जो 56 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं इलेक्टोरल रोल में से, वो किस किस कारण से काटे गए हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 1 अगस्त को आ तो गया, लेकिन 65 लाख लोग, सॉरी 56 नहीं 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं इलेक्टोरल रोल से। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि 65 लाख लोगों के नाम अब क्यों काटे हैं, आप ये बताइए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है इलेक्शन कमीशन को। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि देखिए 35 लाख लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि भाई देखिए 22 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 7 लाख ऐसे हैं जिन लोग का डुप्लीकेट वोटर आईडी थे, 35 लाख लोग ऐसे हैं जो परमानेंटली माइग्रेट कर चुके हैं, यानी कि छोड़ चुके हैं बिहार को। इसके अलावा ये भी बताया गया कि 1.2 लाख लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने लोगों ने खुद ही अप्लाई नहीं किया, तो इसकी वजह से उन लोगों का नाम बाहर हो गया। अब इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो हमें रिटर्न में चाहिए, प्रॉपर डिटेल चाहिए कि क्यों लोग बाहर हुए हैं, जिससे कि हम ये समझ पाएँ कि भाई स्थिति जो है वो निष्पक्ष रही है, सब चीज़ें ठीक रही हैं और किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं हुआ। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और ये मामला था एक स्कीम का जिसको नाम दिया गया था उनगालुदान स्टालिन। तो फिलहाल चुनौती दी गई थी इस स्कीम को इस वजह से कि मुख्यमंत्री ने अपने ही नाम पर स्कीम रख दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखिए कोई भी सरकार कभी भी जीवित लोगों के नाम पर स्कीम को शुरू नहीं कर सकती है। अगर आपको कोई भी स्कीम शुरू करनी है तो आप इसके लिए दूसरा विकल्प अपना सकते हैं, फिर मृत लोगों का नाम चुन सकते हैं, लेकिन जीवित लोगों के नाम पर स्कीम शुरू नहीं होगी। ये सीधे तौर पर मना कर दिया गया है यहाँ पर तमिलनाडु की सरकार को। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ही खास काम किया, और ये खास काम किया 6 अगस्त को। दरअसल हमारे देश में इन्होंने उद्घाटन किया है कर्तव्य भवन 03। ये कर्तव्य भवन 03 सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट परियोजना के तहत हम देखते हैं कि कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में 10 अलग अलग बिल्डिंग बनाई जाएगी और यहाँ पर केंद्र सरकार के 51 मंत्रालयों को एक साथ जगह दी जाएगी। सारे विभाग यहीं बैठेंगे और सभी मिलजुल कर काम करेंगे। सारी बिल्डिंग्स आपस में इंटरकनेक्टेड होगी, जिससे कि परिवहन की स्थिति भी बचेगी, प्रदूषण भी नहीं होगा, और मंत्रालयों के और सरकार के कार्य की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए स्थितियां भी मजबूत हो जाएंगी। ये जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होगा बहुत ज़्यादा खास होगा क्योंकि सारी आधुनिक सुविधाओं संपन्न होगा। इसके अलावा ये सौर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी से चलने वाला भवन भी होगा। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इस भवन में सभी ज़रूरत की चीज़ें यानी कैफेटेरिया, जिम, योगा और सभी आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित व्यवस्थाएं इसके अंदर तैयार की जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल एक ही बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया, कर्तव्य भवन 3। तो ये कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के तहत पहली बिल्डिंग थी। हालांकि इस बिल्डिंग में गृह मंत्रालय स्थापित किया जाएगा और गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक छोड़ के
शिफ्ट कर चुका है इस कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब यही है नए भारत की व्यवस्था, अब यहीं पे लोग बैठेंगे और देश के लिए कार्य करेंगे, देश के विकास की चीज़ें यहीं पर ही निर्धारित की जाएगी। तो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी याद रखिएगा, कर्तव्य भवन 03 भी याद रखिएगा, इसका उद्घाटन किया गया है और मंत्रालयों को यहीं पे ही स्थापित कर भी दिया गया है। इसके अलावा जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई वो हमारे एग्जामिनेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो हम सभी ये बात जानते हैं कि एग्जामिनेशन में बड़ी धांधली हो रही है, तो सरकार ने बताया कि हमने कहा है कि आधार फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। आधार फेस आईडी का अगर आप ऑथेंटिकेट करवाते हैं तो इसके थ्रू ही आप चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आधार के बायोमेट्रिक्स ठीक से काम नहीं करते, दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़े स्तर पर आज के समय में आधार के थ्रू ही वैलिडेशन का काम किया जा रहा है और माना गया कि इसके थ्रू कर सकते हैं। और हमने देखा कि एसएससी का कितना बड़ा प्रोटेस्ट हमारे देश में भी चल रहा है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये थी कि भाई 2025 के पहले हाफ में $135 बिलियन का नुकसान हमें प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हुआ है, पूरी की पूरी दुनिया भर में आए प्राकृतिक आपदाओं के तहत। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के अवसर पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इस दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि देखो भाई, भारत कभी भी किसानों के, मछुआरों के और डेयरी उत्पादकों के हितों के खिलाफ नहीं जाएगा और भारत इनके साथ मिलकर के ही जरूर चलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताया कि देखिए, भारत की रैंक बड़ी दुनिया में खास बनी हुई है। भारत आज के समय में दूध के उत्पादन में, दाल के उत्पादन में और जूट के उत्पादन में पहले स्थान पर बरकरार है। इसके अलावा भारत चावल, गेहूं, कॉटन, फ्रूट और वेजिटेबल के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है। मछली उत्पादन के मामले में भी हम दूसरे स्थान पर हैं और पिछले वर्ष हम लोगों ने अब तक का सबसे अधिक खदानों का उत्पादन प्राप्त किया था। तो भारत की स्थिति अच्छी है और भारत कभी भी किसानों के हितों के साथ में, डेयरी और किसानों के साथ में कभी भी उनके हितों का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये दरअसल इसलिए कहा गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जो भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया उसमें किसान और डेयरी उत्पादक ही शामिल थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था कि वो कृषि में प्रवेश करें और डेयरी उत्पादन में प्रवेश करें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ इन चीज़ों से इनकार कर दिया था। इसके अलावा फिलहाल एनसीईआरटी के सिलेबस में एक बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं और बड़ा बदलाव इस कदर है कि अब एनसीईआरटी की क्लास 7th और 8th की बुक्स में शामिल किया गया है वॉर हीरोज़ को, जो हमारे युद्ध के वीर हैं उन वीरों को भी पढ़ा जाएगा। और इन वीरों में जो 3 नाम है उनमें पहला है भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मनकशा साहब का नाम, दूसरा नाम है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और तीसरा नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। इन तीनों को फिलहाल शामिल किया गया ताकि बच्चे पढ़े, जाने, समझे, उनकी योग्यता को, इनके योगदान को समझे और इंस्पिरेशन लेके देश के लिए इस प्रकार से आगे प्रोत्साहित हों। इसके साथ ही अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है लूला दा सिल्वा की। तो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बीच में लूला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और चीज़ों को डिस्कस भी किया। हालांकि इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि लूला दा सिल्वा कभी भी बातचीत कर सकते हैं ब्राज़ील से। तो लूला दा सिल्वा का ये कहना है, आप बातचीत कर सकते हैं अमेरिका से। तो लूला दा सिल्वा का ये कहना है कि मुझे ट्रंप से बात करने में रुचि नहीं है, मैं ट्रंप से बात करने की जगह रशिया, भारत और चाइना से बात करना अधिक उचित समझता हूँ। और ब्राज़ील के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% के टैरिफ आरोपित किए हैं इस पूरे के पूरे टैरिफ वॉर के दौरान। ठीक है, तो ये वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हम लोगों ने इस हफ्ते पढ़ी थी। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोगों ने एक बार रिवाइज भी अच्छे से कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई परेशानी नहीं रही होगी और आपका सब कुछ अच्छे से अब और भी ज़्यादा सुधर गया होगा, जो भी आप लोगों ने पूरे हफ्ते करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़े। तो द हिंदू की रिविजन क्लासेस कैसी लग रही हैं आप लोगों को, मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। इसके साथ ही अपने ओपिनियंस भी मुझे दीजिएगा और ऐसे ही बने रहें, जुड़े रहें इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। फिलहाल वीडियो को कीजिए शेयर बाकी लोगों के साथ में भी, अगर आपको भी अच्छा लगा तो आप जानिए, समझिए और बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, उनको भी बताइए कि अच्छी वीडियोस है। और साथ से जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और बाकी की बातें करेंगे हमारी आने वाली और वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए मुझे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।